Welcome to the Divine World of Education. I am your mentor कार्तिक शुक्ला और आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और ये हमारा है लेक्चर नंबर 2 और आज हम कवर करेंगे एंड्रोशियम के बारे में। इसी एंड्रोशियम में हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे एंथर के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे किस स्टाइल से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और किस स्टाइल से माइक्रोगैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले तुम लोगों के लिए आज की ज्ञान की बात, आवर लाइफ इज शुगर्ड एंड सॉल्टेड बाय आवर ओन इंटेलेक्ट। ठीक, इंटेलेक्ट का मतलब होता है हमारे आचरण। जिस हिसाब से हमारे आचरण होंगे हमारी जिंदगी में ठीक उसी प्रकार से मिठास भी मिलेगी और ठीक उसी प्रकार से एक तरह से कह सकते हैं कड़वाहट खुलेगी। अगर हमारे आचरण किसी के प्रति अच्छे हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, यदि हमारे आचरण किसी के प्रति बुरे हैं तो हमारे साथ भी बुरा होगा। सो बेसिकली ये है हमारा आज का ज्ञान और बिना किसी देरी के आज हम पढ़ते हैं हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नया टॉपिक है दैट इज एंड्रोशियम। ठीक है, अब देखो एंड्रोशियम है, मैंने तुमको क्या बताया था कि एंड्रोशियम जो होगा वो होता है मेल रिप्रोडक्टिव होल। मेल रिप्रोडक्टिव होल, ठीक है। होल का मतलब क्या था? होल का मतलब क्या बताया था? ग्रुप। ठीक, अब देखो तो आज जो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं वो एंड्रोशियम पढ़ेंगे और गायनोशियम पढ़ेंगे। अब देखो होता क्या है कि सबसे पहले एंड्रोशियम में किसका स्ट्रक्चर था? एंथर का स्ट्रक्चर था। ठीक, अब बताओ ये क्या है? फिलामेंट है। ये क्या है? फिलामेंट। और ये क्या है? एंथर। बताया था हमने तुमको कि यहाँ पे बीच में होता है थैलेमस। थैलेमस क्या होता है? सॉलिड पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, थैलेमस क्या होता है? सॉलिड पार्ट ऑफ फ्लावर। अब देखो फिलामेंट देखो किससे अटैच हो रहा है? एक तो नीचे वाला पोर्शन थैलेमस से अटैच हो रहा है और ऊपर वाला पोर्शन एंथर से अटैच हो रहा है। तो इधर एक चीज ये ध्यान रखना कि the portion of the filament that is attached to the thalamus, थैलेमस से जो पोर्शन अटैच होगा इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल। क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल एंड। और जो एंथर से पोर्शन अटैच होगा उसको हम कहते हैं डिस्टल एंड। क्या है ये प्रॉक्सिमल एंड और क्या है ये डिस्टल एंड? प्रॉक्सिमल पी से याद रखो, प्रॉक्सिमल का मतलब होगा पास और डिस्टल डी से याद रखो, डिस्टल का मतलब होगा, यानी कि ऐसा फिलामेंट का ऐसा एंड जो थैलेमस के पास है उसको हम प्रॉक्सिमल एंड कहेंगे और फिलामेंट का वो एंड जो थैलेमस से दूर है उसको हम क्या कहेंगे? डिस्टल एंड कहेंगे। सो बेसिकली ये है तुम्हारा एंथर का एक स्ट्रक्चर। अब हम जरा इसका टीएस देखते हैं। टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी सपोज दैट दिस इज एंथर। अगर हम इसको ऐसे कट करते हैं तो ऊपर से देखने पे जो हमको स्ट्रक्चर दिखेगा वो कैसा होगा? एक सबसे पहले रफ स्ट्रक्चर बनाते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन का। सपोज दैट ये हमने एंथर बना दिया। स्ट्रक्चर साथ में लिखते जाओ, बनाते जाओ और जो भी कैरेक्टर्स हम बताएंगे वो भी लिखते जाना साथ में, ठीक है। ये है हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन। हम इसको ऐसे कट करके ऊपर से फिर देख रहे हैं तो हमने देखा कि एंथर इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर। ये लोब 1 है और ये लोब 2 है। ठीक, सो वी कैन से दैट एंथर इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर। क्या हो गया? एंथर में 2 लोब्स प्रेजेंट हो गए। अब जब हमने इसको और जूम करके देखा, तो हमने ये पाया कि हर लोब में अंदर एक कवरिंग है, ठीक है, और 2 कवरिंग है। इसको हमने नाम दिया थीका। थीका का मतलब होता है
स्पेस, क्या होता है, स्पेस होता है। अब देखो हर लोब में जो है दो दो है, हर लोब में दो दो थीटा है, इसका मतलब ईच लोब इज डाइथीकस। क्या लिखोगे, लोब इज डाइथीकस। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि वो लोब इज डाइथीकस लिखने की जगह वो एंथर इज डाइथीकस लिख देते हैं। एंथर इज डाइथीकस होने का मतलब पता है क्या हो गया, सपोज दैट दिस इज योर एंथर और इसके अंदर ये दो थीटा बन गए। नो, ये गलत स्ट्रक्चर है, ये गलत स्ट्रक्चर है। लोब इज डाइथीकस का मतलब होगा कि पर लोब में दो दो थीटा प्रेजेंट होंगे। सो हमने इसको क्या लिख दिया, लोब इज डाइथीकस। फिर जब हम आगे बढ़े तो इसको और जूम जब किया गया तो और जूम करने पे पता चला कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोर। क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोर। इसके अंदर क्या प्रेजेंट हुए, माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर्स के भी अंदर प्रेजेंट होंगे हमारे मेल गैमीट, जिनको हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक, जिनको हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। लिख लो, ये क्या है, माइक्रोस्पोर है। क्या है, माइक्रोस्पोर। और ये क्या है, हमारे पॉलन ग्रेन्स है। अब देखो जब हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्पोर्स की तो हम एक नया कैरेक्टर लिख सकते हैं। अब देखो हर थीटा के अंदर जो है एक एक माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या लिखेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट, यानी हर एक थीटा के अंदर एक एक माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको लिखते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, स्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोर्स जो होंगे वो हमारे पॉलन ग्रेन्स होंगे। तो दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम और हमारा ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, टेट्रास्पोरेंजिएट हो गया। सो कभी आपसे पूछा जाए कि एंथर के कौन-कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, सो आप कह सकते हैं कि आर एंथर इज बाइलोब, लोब इज डाइथीकस एंड द एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 microsporangium, and each microsporangium contains the pollen grains that are the male gamete of the plants. जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, माइक्रोस्पोरेंजियम का एक दूसरा नाम भी होता है, इसको हम कहते हैं पॉलन सैक। सैक का मतलब क्या होता है, सैक का मतलब होता है बैग, यानी जितने भी पॉलन ग्रेन्स होंगे, पॉलन किसके अंदर होंगे, इस बैग के अंदर होंगे। सो वी कैन से दैट दिस इज अ पॉलन से। अब देखो ये तो हमने बात कर ली एंथर की, अब एंथर डेवलप कैसे होता है उसमें बढ़ते हैं। एंथर डेवलप कैसे करेगा उसमें चलते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि चलो एक बार फिर से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, सपोज दैट ये वाला स्ट्रक्चर हमने ले लिया और किसी स्ट्रक्चर को जूम करना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब हमने इस स्ट्रक्चर को जूम किया तो हमने देखा, चलो ये है हमारी बाहर वाली लेयर, बाहर वाली लेयर। ठीक, ये हमारी क्या है, बाहर वाली लेयर है। अब हम इसके अंदर बनाते हैं हमारी नेक्स्ट लेयर। एंथर में 3 से 4 लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं अभी हम देखते हैं। ये देखो जब हमने अपने ट्रांसवर्स सेक्शन को और जूम किया तो हमने ये पाया कि ये जो आउटर मोस्ट लेयर होगी हमारे एंथर की, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, एंथर डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर जो हमारे एंथर की होगी उसको हम नाम देते हैं एपिडर्मिस। और केवल एंथर में ही जितने भी बॉडी के सेल्स और टिश्यूज हैं उनकी आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस की होती है। सो ये हो गई हमारी एपिडर्मिस। फिर ये जो थीका की लेयर है, ये है हमारा थीका। तो थीका की लेयर को हम कहते हैं एंडोथीशियम। एंडो मतलब अंदर और थीका की है तो एंडोथीशियम कहेंगे। ठीक है, सो दिस इज आवर एंडोथीशियम। फिर
फिर ये जो मैंने दो लाइन बनाई है ब्लैक कलर से, ये दोनों है हमारी मिडिल लेयर्स। ठीक, ये क्या है, मिडिल लेयर्स है। दो भी होती है, तीन भी होती है, डिपेंड करता है। दो से तीन मिडिल लेयर्स हो गई। फिर ये जो अंदर इनर मोस्ट लेयर है, इसको नाम दिया जाता है टैपेटम। इसको क्या नाम दिया जाएगा, टैपेटम नाम दिया जाएगा। सो ये क्या हो गया, हमारा स्ट्रक्चर हो गया एपिडर्मिस का। ये है हमारे माइक्रोस्पोर्स। अब देखो क्या हुआ, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, ये तीनों के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, या कह लो एक जैसे सिमिलर फंक्शंस भी हैं। ठीक, ये तीनों क्या रोल प्ले करेंगे, डाइहेसिस ऑफ एंथर। डाइहेसिस एक नया वर्ड सीख रहे हो, डाइहेसिस ऑफ एंथर। होता क्या है, ये है हमारा एंथर। जब भी पॉलन ग्रेन्स को निकलना होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ये एंथर बीच से ब्रेक हो जाता है। ये एंथर बीच से ब्रेक हो जाएगा और जितने पॉलन ग्रेन्स होंगे वो बाहर निकलकर आ जाएंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा में। ठीक, सो डाइहेसिस यानी ब्रेक डाउन ऑफ एंथर कराते हैं। कौन कौन सी लेयर कराती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर। These three layers are responsible for the dialysis of anther. But जब हम बात करते हैं टेप्टम, तो टेप्टम का काम क्या होता है, टेप्टम का काम होता है नरिशमेंट। नरिशमेंट यानी न्यूट्रिशन यानी फूड प्रोवाइड करना। नरिशमेंट टू पॉलन ग्रेन्स, नरिशमेंट टू पॉलन ग्रेन्स। अब देखो होता क्या है कि इसी के साथ में टेप्टम जो होता है एक रेजिस्टेंट मटेरियल, रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल रिलीज करती है, जिसको कहते हैं स्पोरोपोलिन। अब इसका फंक्शन जो है हम पॉलन ग्रेन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए ध्यान रखो कि टेप्टम का काम क्या है। फर्स्टली इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू पॉलन ग्रेन्स एंड देन इट प्रोड्यूसेस स्पोरोपोलिन। सो ये हो गया हमारा एंथर का डेवलपमेंट। अब देखो कि माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है बॉडी में, सॉरी एंड्रोशियम्स में। ठीक, क्या हम पढ़ने वाले हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर तुमसे कहें कि what do you understand about microsporogenesis? So sporogenesis, genesis का मतलब क्या होता है, formation. So we can easily write that formation of microspores through MMC. ये MMC क्या है अभी बता रहे हैं, और PMC और लिखा है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स थ्रू MMC और PMC इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। MMC और PMC क्या है, PMC यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल, मदर से ही चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है, और पीएमसी क्या है, पॉलन मदर सेल। ये क्या है, ये हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम्स ही हैं। ठीक है, जो भी थीका के अंदर प्रेजेंट थी माइक्रोस्पोरेंजियम, ये वही है। उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं या पॉलन मदर सेल कहते हैं। सो हमने क्या लिख दिया कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स थ्रू पीएमसी और एमएमसी इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देखो हुआ क्या, कहने का मतलब ये है, सपोज दैट ये है हमारी, ये सब क्या है हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम्स हैं। ये सब क्या है हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम्स हैं। ये क्या थी हमारी बाहर वाली, सॉरी इनसाइड वाली लेयर टेप्टम। अब हम क्या करते हैं, एक सपोज दैट हम इस वाले सेल को लेकर के चलते हैं। जब हम इस वाले सेल को लेकर चल रहे हैं तो ये है हमारा एक
माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर एंजियम। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें आगे बढ़े तो यहाँ पे कैसा डिवीजन हो रहा है, वो बताया था तुमको कि जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा ह्यूमंस में स्पर्म एंड ओवम का, और हमारे स्पोरोजेनेसिस यानी माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स प्लांट्स में, सो कौन सी डिवीजन होती है, वेरी गुड, मियोसिस होगी। कौन सी डिवीजन होगी, मियोसिस होगी, यानी 2n की कंडीशन से, डिप्लॉयड की कंडीशन से हैप्लॉयड केसेस बनना। सो यहाँ पे हमारी कौन सी साइकिल होगी, मियोसिस सेल डिवीजन होगी। फिर ये क्या बनाएंगी, ये बना लेंगे 4। याद करो मियोसिस, अगर तुमको ध्यान नहीं हो, हमारे इस YouTube चैनल का फर्स्ट लेक्चर जो है क्लास 11 का, वो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ही है। अब ध्यान आया कि क्यों पढ़ाया था सबसे पहले, इसलिए पढ़ाया था कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन का यूज हर जगह होगा। मियोसिस हुई, मियोसिस में क्या बताया था, मियोसिस से सबसे पहले मियोसिस 1 में डायहार्ड बनते हैं और मियोसिस 2 में टेट्राड बनते हैं। तो ये क्या हो गए, टेट्राड के फॉर्मेशन हो गए। ये क्या हो गए, टेट्राड के फॉर्मेशन हो गए। अच्छा, अब ये सारे टेट्राड आपस में जुड़े हैं, ऐसा तो कहीं स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए जाएगा नहीं। तब ये आगे क्या करेंगे, एक एंजाइम होता है प्लांट के पास जिसको हम कहते हैं कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम क्या करता है, इन चारों को सेपरेट कर देता है। इन चारों को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। और अब हम इसको क्या नाम देते हैं, माइक्रोस्पोर। ये जो टेट्राड होता है इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और जो हमारे ये चारों अलग अलग हैं, हम इनको ही कहते हैं माइक्रोस्पोर्स। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स। ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा होगा, 2n डिप्लॉइड होगा। सो ये क्या हो गया हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हमारे माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो चुका है। अब हमने तुमको बताया था कि माइक्रोस्पोर्स के ही अंदर जो होंगे पॉलन ग्रेन्स फिर बनते हैं। अब वो पॉलन ग्रेन्स कैसे बनेंगे, ये हम आगे पढ़ रहे हैं। हमारी नेक्स्ट जो साइकिल है या नेक्स्ट प्रोसेस है उसको हम कहते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, क्योंकि हमें अब गैमीट्स बनाने हैं। और मेन गैमीट्स कौन से होते हैं, वेरी गुड, पॉलन ग्रेन्स। सपोज दैट ये चार हम ऐसे ही बने रहते हैं अभी, ठीक है। अब इन चार, ये चारों आगे फर्दर करेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे, ठीक है। सॉरी, माइक्रोस्पोर तो ये खुद है। ये चारों आगे अपना डिवीजन कराएंगे और ये चार जैसे बन गए। तो अब देखो हुआ क्या, ये है हमारा माइक्रोस्पोर, ठीक। ये हमारा क्या है, माइक्रोस्पोर है। हमने बताया तुमको कि बाहर वाली लेयर जो है उसको हम कहते हैं टैप्टम। सपोज दैट दिस इज योर टैप्टम। टैप्टम का एक फंक्शन मैंने तुमको बताया था कि ये सबसे पहले फूड नरिश करती है पॉलन ग्रेन को, और दूसरा फंक्शन होता है सेक्रीट्स स्पोरोपोलिन, ठीक है। सो टैप्टम के ये दो फंक्शन हो गए। माइक्रोस्पोर क्या करेगी, माइक्रोस्पोर सबसे पहले माइक्रोस्पोर अपने अंदर से रिलीज करती है पेप्टिन एंड सेलुलोज। नोट करते जाओ, नोट करो मैं बोल रहा हूँ। माइक्रोस्पोर रिलीजेस पेप्टिन एंड सेलुलोज which forms an internal covering of pollen grain, internal covering of pollen grain, and this internal covering is known as intine. This internal covering is known as intine. Now tapetum releases sporopollenin, tapetum releases sporopollenin, and this sporopollenin results in the formation of outermost layer of pollen grain that is termed as exine. That is termed as exine. अब देखो ये जो एक्साइन वाली लेयर होगी ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल और ऑर्नामेंटल होगी। मतलब बहुत ही देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, ब्यूटीफुल होती है। और इसका एक और फीचर है दैट दिस इज डिसकंटीन्यूअस। डिसकंटीन्यूअस का मतलब क्या बताया कि
ये जो खाली जगह बीच बीच में देख रहे हो, ये जो खाली जगह तुम बीच बीच में देख रहे हो, यहाँ पे स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे एंजाइम लेयर की भी कमी है। तो ये खाली जगह क्यों छोड़ी गई है? ये खाली जगह जो है इनको हम कहते हैं जर्म पोर। इनको क्या कहते हैं? जर्म पोर। क्यों कहते हैं जर्म पोर? क्योंकि यहीं से तुम्हारा ये जो पॉलन है, पॉलन का पॉलन ट्यूब निकलेगा। पॉलन का पॉलन ट्यूब निकलेगा। पॉलन ट्यूब जब वो निकलता है तब निकलेगा जब तुम्हारा पॉलन ग्रेन जो होगा वो स्टिग्मा में जाकर अटैच हो जाएगा, फिर वो अपनी पॉलन ट्यूब बनाना शुरू करेगा। जैसे मान लो ये हमारी अंदर की पॉलन ग्रेन थी और ये हमारी इंटाइन है, ठीक। सो ये क्या करता है, ये इसका न्यूक्लियस जो होगा यहाँ पे किनारे आकर के फिर ये यहीं से ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेगा और ये तुम्हारी एक्साइन वाली लेयर है, यहाँ से कमी होगी तो ये तुम्हारा पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेगा और इसका न्यूक्लियस जो होगा वो जाकर के ये तुम्हारा स्टिग्मा रहेगा, इसमें अटैच होकर के नीचे पहुंच जाता है, ठीक। सो ये क्या है, तुम्हारा पॉलन ट्यूब का स्ट्रक्चर है, वो हम आगे फर्टिलाइजेशन में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज कवर करेंगे। सो ये क्या हो गए हमारे जर्म पोर हो गए। जर्म पोर के बारे में मैंने तुमको बता दिया था, हॉलो स्पेस, खाली स्पेस ऑफ द एंजाइम वेयर द स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। स्पोरोपोलिन के बारे में कुछ बातें याद कर लो कि स्पोरोपोलिन कैसा होगा, रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। इट कैन सर्वाइव अगर हम इस पर किसी पे भी जैसे मान लो अगर इसको अल्कोहल से कंडेंस करना चाहें, अल्कोहल से इसको रेजिस्ट करना चाहें तो ये नहीं होगा। इट कैन सर्वाइव की जगह लिख दो तुम इट कैन नॉट कम्स इन इफेक्ट ऑफ आइदर अल्कोहल, एल्कलाई, ETC। चाहे हम किसी भी प्रोसेस से, किसी भी मटेरियल से इसको हम स्ट्रेन करना चाहें या रेजिस्ट करना चाहें तो ये किसी भी प्रोसेस से रेजिस्ट नहीं होता है। सो ये क्या हो गया हमारा, एक आउटर स्ट्रक्चर हो गया हमारे पॉलन ग्रेन का, ठीक। आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। नॉर्मल पॉलन ग्रेन जो होगा वो 25 से 30 म्यू माइक्रोन का होगा, 25 से 30 म्यू माइक्रोन का होगा और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बाहर से देखने में ये ऐसा लगता है। अब जो हम नेक्स्ट चीज पढ़ रहे हैं वो है हमारा माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। क्या है? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, यानी पॉलन ग्रेन्स अंदर से कैसे होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमीट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अगर हमको नॉर्मल इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो हम लोग लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोगैमीट्स या पॉलन ग्रेन्स थ्रू या फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स। फटाफट हम जरा यार इसकी साइकिल देखते हैं और बिल्कुल बिना किसी कंफ्यूजन के साथ इसको पढ़ना ध्यान से, अगर ना समझ में आए तो दोबारा पढ़ना, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। सबसे पहले ये हमने बना लिया एक हमारा, अब मैं तुमको बार बार इंटाइन और एक्साइन बना करके इसमें नहीं दिखाऊंगा, पहले सुन लेना। ये हमारा क्या है, बाहर वाला हो गया, ठीक। अब देखो इसके बाहर जो ये हमारी इंटाइन बना दी है और इसके बाहर हम हमारी एक्साइन जो है वो हम ऐसे बना देते हैं। ये हो गया हमारा एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, जिसको हम कह देते हैं माइक्रोस्पोर। अभी तक क्या हुआ था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा था, मियोसिस हो रहा था। अब क्या होगा, माइटोसिस होगा। अब क्या होगा, माइटोसिस होगा। चलो बढ़े आगे, ठीक। हमने क्या बताया, माइटोसिस हो रहा है। दूसरा ये लीजिए, माइटोसिस की स्टार्टिंग हो चुकी है। अब जब ये माइटोसिस होगा, सबसे पहले इसमें माइटोसिस से होगा वैक्यूल फॉर्मेशन। सबसे पहले ये क्या बना लेंगे, एक बड़ा सा वैक्यूल आ जाएगा। अब
अपना न्यूक्लियस अपना काम कर रहा है, न्यूक्लियस अपना काम कर रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया और तुम्हारी ये तुम्हारी एंजाइम है और इसके बाहर वाली तुम्हारी एंजाइम है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। जब वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक वैक्यूल नहीं होगा, 2 से 3 वैक्यूल के यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा उसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक माइटोसिस, एसिमेट्रिक माइटोसिस। बेसिकली इधर क्या होने वाला है, इधर ये जो हमारे 3 वैक्यूल्स थे ये अब आपस में फ्यूज होना स्टार्ट कर देंगे, आपस में फ्यूज होकर के एक ये बड़ा सा वैक्यूल बना देंगे। और ये जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास कौन से क्या बन जाएगा, स्पिंडल। मिटोसिस या कोई स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है एनाफेज में, ठीक। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर ये इंटाइन और ये तुम्हारी हो गई एक्साइन। कलर चेंज हो गया वो अपना देख लेना, समझ जाना, इसको लिख दे रहा है। ये हो गई इंटाइन और ये हो गई हमारी एक्साइन, ठीक। और ये क्या हो गया, हमारा वैक्यूल्स फ्यूज हो गए। एसिमेट्रिक माइटोसिस, एसिमेट्रिक यानी कि असिमिलर, मतलब अलग-अलग। और ये जो स्पिंडल्स हैं इनको हम नाम देते हैं, जब एसिमेट्रिक माइटोसिस होता है तो हम इनको नाम देते हैं एसिमेट्रिक स्पिंडल्स, एसिमेट्रिक स्पिंडल्स, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, जब हमने देखा कि एसिमेट्रिक स्पिंडल्स का भी फॉर्मेशन हो गया माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, फिर ये जब और आगे इसकी प्रोसेस होगी, अब माइटोसिस हो चुका है, अब माइटोसिस हो गया, अब माइटोसिस की जो बाकी बची चीज है वो कवर होगी। तब ये स्पिंडल क्या करेगा, सबसे पहले जो हमारे वैक्यूल्स बने थे वो फिर से डिफ्यूज हो जाएंगे, मतलब फिर से टूट जाएंगे और अलग-अलग छोटे-छोटे स्ट्रक्चर्स फिर से बना देंगे। ये हमारे हो गए वैक्यूल्स। अब यहाँ पे 2 सेल्स बन जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 सेल्स बन जाएंगे। एक ही होगा तुम्हारा, अभी बता रहे हैं क्या नाम होता है इसका, ठीक। ये 2 सेल्स बन जाएंगे, कोई वैक्यूल जैसा दिख गया। अब ठीक है, तो ये जो 2 सेल्स होंगे, इनका नाम भी बता रहे हैं। पहले ये ध्यान रखो, ये कंडीशन कैसी हो गई हमारी, 2 सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गया हमारा, 2 सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ये तुम्हारे क्या है, वैक्यूल्स हैं, ठीक है। और ये जो है ये तुम्हारे 2 सेल हैं, ये क्या है, तुम्हारे 2 सेल्स हैं। ये 2 सेल्स यानी कि इनको हम नाम देते हैं, ऊपर वाला जो इर्रेगुलर शेप का होगा, ठीक है, ये जो एमीबा लाइक लग रहा है इसको हम लिखते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या लिखते हैं, वेजिटेटिव सेल। और ये जो नीचे वाला है स्पिंडल शेप, इसको हम कहते हैं जेनरेटिव सेल, इसको हम कहते हैं जेनरेटिव सेल, ठीक। सो बेसिकली ये तुम्हारी वैक्यूल्स हो गई और तुम्हारे 2 सेल बन गए, एक तुम्हारा वेजिटेटिव सेल हो जाएगा, एक तुम्हारा हो जाएगा जेनरेटिव सेल। अब देखो, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल के बीच में डिफरेंस ये है कि वेजिटेटिव सेल का काम होता है पूरे सेल को नरिशमेंट देना, कैपिटल से नरिशमेंट ले लेकर के ये पूरे अंदर सेल को देगा। और एक चीज ये देखो कि जेनरेटिव सेल जो है वो पुराने वाले यानी वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैर रहा है, जस्ट फ्लोट कर रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल क्या करता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे आगे पॉलन ट्यूब का भी फॉर्मेशन कर सकता है। और 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, ध्यान से सुनना हम क्या कह रहे हैं, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में ये तुम्हारा 2 सेल स्टेज का ही पॉलन ग्रेन होता है। ये क्या है, 2 सेल स्टेज, यानी कि तुम्हारे जो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म है उनमें यही वाला स्ट्रक्चर शेड कर जाएगा, पॉलन ग्रेन्स यहीं पे पूरा, इसको क्या कह देंगे, मैच्योर पॉलन ग्रेन, ठीक है, यहीं पे झड़ जाएंगे। लेकिन
बाकी बचे हुए 40% में 2 सेल की जगह 3 सेल स्टेज आती है। वो इधर देखो कि ये जो जनरेटिव सेल होगा ये क्या करेगा, अपने आप को फर्दर डिवाइड कर लेगा माइटोटिकली। बिल्कुल सही, ये तुम्हारे वैक्यूल्स हो गए और तुम्हारा ये रहा वेजिटेटिव सेल, और तुम्हारा ये जो जनरेटिव सेल है ये अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड कर लेगा। ठीक, ये क्या करेगा, माइटोटिकली अपने आप को डिवाइड कर लेगा। सो अब खुद से सोचो, गिनती गिनो कितने सेल्स आ गए तुम्हारे पास, कितने सेल्स आ गए। एक सेल ये है, दो ये है, तीन ये है। सो यानी क्या लिखेंगे, 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होती है, 3 सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। इसको हम क्या नाम देते हैं, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। Mature male gametophyte, that is 3 cell stage, और 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में ये 2 सेल स्टेज होती है। सो बेसिकली इसको देख लो अच्छे से, जो चीज छूट गई हो वो चीज नोट डाउन कर लो। ये है हमारा पूरा माइक्रोगैमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। अब तुम खुद सोचो, इतनी सारी राम कहानी इसमें हो रही है, इतना छोटा सा स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है वो इतनी सारी चीजें कर रहा है हमारी बॉडी में, सॉरी प्लांट्स की बॉडी में, तुम्हारी बॉडी में नहीं, प्लांट्स की बॉडी में। तो इसी से जो है न्यू फ्लावर का जन्म होने वाला है। तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये है तुम्हारा पूरा माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस। एक चीज और बता दे तुमको, ये चीज देखी 40%। अब देखो जो पॉलन ग्रेन होता है ना, पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ चीजें समझ लो। सबसे पहली चीज तो हमने तुमको बता दी कि इसका साइज क्या होता है, 25 से 13 माइक्रोन। पॉलन ग्रेन जो होगा वो तुम्हारा जैसे कुछ मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, पोएसी फैमिली, राइस फैमिली का जो है, इसमें पॉलन ग्रेन शेड होने के बाद केवल 30 मिनट्स तक एक्टिव रहते हैं। यानी कि 30 मिनट्स के बाद फर्टिलाइजेशन में ये कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, दे बिकम स्टेराइल। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो महीनों तक फर्टाइल रहते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो महीनों तक फर्टाइल रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम सोलेनेसी फैमिली का एग्जांपल ले लेते हैं। सोलेनेसी फैमिली कौन सी है, पोटैटो फैमिली, ठीक है। इनके पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो महीनों तक यानी सेवरल मंथ्स तक एक्टिव रहते हैं। ये बताने का मतलब ये है, जैसे मान लो आपने क्या करा, आप एक बहुत बढ़िया बॉटनिस्ट बन गए, आपको रिसर्च करनी है पॉलन ग्रेन्स के रिकॉर्ड फॉर्मेशन पे। सो आपने क्या किया, आपको कराना आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पता कैसे करोगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। सपोज दैट आपने एक सदाबहार का प्लांट लिया, सदाबहार का फूल देखा है, आपने व्हाइट कलर का एक फ्लावर लिया और पिंक कलर का दूसरा फ्लावर लिया। आपने क्या किया, पिंक कलर वाले फ्लावर में व्हाइट कलर फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स डाल दिए निकाल के, या उसको ऐसे दोनों को मिला दिया तो उसके पॉलन ग्रेन्स जो है वो ट्रांसफर हो गए। तो वो जो पॉलन ग्रेन्स जो होंगे कुछ समय बाद जो पौधा होगा वो पिंकिश बन करके आएगा, पिंक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो उसी प्रकार से पोएसी फैमिली पे अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसके पॉलन ग्रेन अगर आपने एक प्लांट से निकाले हैं तो 30 मिनट के बाद डीएक्टिवेट हो जाएंगे, और अगर आपने पोटैटो से निकाले हैं तो वो सेवरल मंथ्स तक वैसे के वैसे रहेंगे। कई बार ये होता है कि पॉलन ग्रेन से किसी को एलर्जी हो जाती है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कहीं गए हुए हैं, वहां पे आपको बिल्कुल पॉलन ग्रेन्स ऐसे मिले कि आपको एलर्जी क्या होती है, बेसिकली हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ऑफ द बॉडी। सो एलर्जी हुई तो एनर्जी में क्या हुआ, तो ये चीज रेस कर दे रहा है, ध्यान से समझिए, ठीक। सो एलर्जी हुई, बेसिकली किसी को देखा आपने छींक आने लग गई या बॉडी में रैशेस होने लग गए, खुजली मचने लग गई, तो पॉलन ग्रेन्स से एलर्जी भी होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल एलर्जी कॉजिंग टू पॉलन ग्रेन्स जो होंगे, एक तुमने नाम सुना होगा कैरेट ग्रास का,
कैरेट ग्रास, कैरेट ग्रास के पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है। एक तुमने नाम सुना है चीनोपोडियम। ये क्या है चीनोपोडियम, क्या है इसको हिंदी में क्या कहेंगे? बथुए के पराठे खाते हो तो चीनोपोडियम यानी बथुआ, ठीक है। बेसिकली ये दो जो है इनसे क्या होती है, इनके पॉलन ग्रेन से हमको एलर्जी होती है। एक चीज और बता दें, ये हो गया। और देखो पॉलन टैबलेट्स, ये पॉलन टैबलेट्स क्या है? पॉलन टैबलेट्स या सिरप है जो कि इसको दी जाती है रेसर हॉर्सेस को, जो घोड़े जो रेस करते हैं, देखते नहीं उन पे लोग पैसे लगाते हैं कि आज ये वाला घोड़ा जीतेगा, आज वाला घोड़ा जीतेगा, तो उनके खाने में पॉलन ग्रेन से बनी टैबलेट्स को डाला जाता है। एक बहुत ही बढ़िया आपकी एनसीईआरटी में भी बी पॉलन का वो दिया गया है, पॉलन टैबलेट्स का एग्जांपल दिया गया है। और कुछ एथलीट्स को भी ये दी जाती है, कुछ एथलीट्स को भी दी जाती है, प्लस एस्ट्रोनॉट्स को भी दी जाती है सरवाइव करने के लिए। सो ये तुम्हारा हो गया पूरा पॉलन ग्रेन के बारे में। एक चीज और देख लो, पॉलन ग्रेन जो होगा वो 196 डिग्री सेंटीग्रेड -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करता है, प्रिजर्व हो जाता है। लेकिन -196 डिग्री सेंटीग्रेड किसका टेम्परेचर होना चाहिए? लिक्विड नाइट्रोजन का, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन का। इसको कहते हैं जब इतने ज्यादा टेम्परेचर पे लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से कोई चीज प्रिजर्व हो रही है तो हम इसको कहते हैं क्रायोप्रिजर्वेशन। So this is all about your structure of pollen grains and your male reproductive wall, that is androecium. In our next lecture we are going to discuss about gynoecium, that is female reproductive wall, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा तुमको बता दें कि gynoecium क्या होता है, फिर हम आगे नेक्स्ट उसमें gynoecium को कंप्लीट स्टडी करेंगे, ठीक है। सो ये जो हमारा gynoecium होता है, gynoecium का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो ये तुम्हारा उस दिन भी बताया था, ठीक है। सो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये तुम्हारा क्या है, स्टिग्मा है। ये वाला पोर्शन क्या है, स्टाइल है। ये क्या है, ओवरी है। इन तीनों को ज्वाइंट में क्या कहते थे, कार्पस कहते थे। So basically in our next lecture we are going to discuss about the process of formation of megaspores or megagamete, that is our embryo cell. So आज की वीडियो के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपको कोई चीज ना समझ में आए तो वीडियो आपके हाथ में है, पॉज कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, बैकवर्ड कर सकते हो। जो चीज ना समझ में आए तुरंत बैक करके उसको समझने की कोशिश करो, और नोट्स तुमको इसके मिल जाएंगे, और उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि नोट्स तुम साथ में खुद बना रहे होगे, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटर कार्तिक शुक्ला।